जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज IAS 36। Impairment of assets. Impairment of assets, one of the most important accounting standard, one of the most important accounting standard और लेंदी भी है। जैसे हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था जो बहुत लेंदी था दैट इज IAS 16, ये इसी का छोटा भाई आपके पास, यानी कि IAS 36 भी उसी तरीके से आपके पास एक लेंदी स्टैंडर्ड्स में इसको जो है वो काउंट किया जाता है। IAS 36 इम्पेयरमेंट। एज यूजुअल हम सबसे पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एग्जाम वेटेज और एग्जाम इंपॉर्टेंस से थोड़ी डिस्कशन कर लें कि IAS 36 इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा और कितने मार्क्स तक टेस्ट किया जा सकता है। तो सर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की जो टेस्टिंग है दैट इज अराउंड 6 to 8 मार्क्स, यानी कि 8 मार्क्स का मतलब है कि वो आपके पास 4 से 5 MCQs, 4 MCQs तक टेस्ट कर सकता है। 6 to 8 मार्क्स तक की इसकी एग्जाम वेटेज ली जा सकती है। सेकेंड थिंग इज ये वो स्टैंडर्ड है जो सेक्शन बी में टेस्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, यानी कि इससे पहले जो हमने IAS 23 डिस्कस किया उसको सेक्शन ए के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। OT केसेस के बनने के चांसेस कम है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन IAS 36 का जो नॉर्मली टेस्टिंग लेवल है वो OT केसेस के अंदर है, यानी कि सेक्शन बी के अंदर इसको नॉर्मली टेस्ट किया जाता है IAS 36, और फाइनल अकाउंट के अंदर भी इसको एक आध मर्तबा टेस्ट किया गया एडजस्टमेंट्स के अंदर। अच्छा, ये वो स्टैंडर्ड है जिसके एंड पे इंशाल्लाह आप अगर क्वेश्चंस देखें, यानी कि बुक के एंड पे अगर आप देखेंगे तो एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी कि वो स्टैंडर्ड है जिसके बाद आज से यानी कि इस स्टैंडर्ड के एंड पर हम अपने फाइनल अकाउंट की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली फाइनल अकाउंट कराया जाता है कोर्स एंड पे, बट विल स्टार्ट राइट नाउ, यानी कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर, यानी कि जैसी स्टैंडर्ड इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हम एक्सेल पे फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है फाइनल अकाउंट का एंड पर, ये बेंचमार्क क्वेश्चन नहीं है, ये वो आपके पास क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम्स को रिप्रेजेंट करे, हाँ, लेकिन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक्सेल को किस तरीके से डील करना है। तो इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, खैर जब वो करेंगे तो मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। तो IAS 36 की पहली बात मैंने क्या कही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि 6 to 8 मार्क्स तक टेस्ट किया जाता है, सेक्शन बी के अंदर इसकी टेस्टिंग पॉसिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये IAS 36 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये IAS 16 के साथ लिंक्ड है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ एक इसका एक रिलेशन है, तो नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन बन के आता है वो 16 और 36 का मर्ज होके आता है। 16 और 36 का मर्ज होके आता है। अगर आपका 16 बहुत स्ट्रांग है लेकिन IAS 36 आपने चॉइस पे छोड़ दिया तो 16 के स्ट्रांग होने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको जो एरिया स्ट्रांग है उसको आप सेव करना चाहते हैं कि वहां पे अगर आप मार्क्स लूज ना करें, सो यू हैव टू मेक दिस स्टैंडर्ड वेरी स्ट्रांग। आपको इस स्टैंडर्ड के ऊपर एक अच्छी ग्रिप रखनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है क्या ना? चले एज यूजुअल अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले कोई भी स्टैंडर्ड जब स्टार्ट करते हैं तो उसके टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। हर स्टैंडर्ड के अंदर हमने नॉर्मली यही किया। बोरोइंग कॉस्ट के अंदर बोरोइंग कॉस्ट को समझने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के वर्ड्स को समझने की कोशिश की। यहां पर भी हमारे पास एक टर्म आ रही है दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट है क्या? वर्ड इम्पेयरमेंट, सर इंपेयरमेंट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इंपेयरमेंट क्या है? इंपेयरमेंट इज द सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट किसको कहते हैं? सडन फॉल, यानी कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या है? सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी कि आपके एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाना। एक मिनट सर, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो क्या लग रहा है सर? क्या डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट सही कहा ना से? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या कहते हैं? नहीं नीचे हो जा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या कहते हैं इसको हम? डेप्रिसिएशन। ऐसे ही रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट क्या कहते हैं इसको हम? डेप्रिसिएशन, है ना? डेप्रिसिएशन नहीं सर, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन तुम्हें पहले भी बताई थी।
डेप्रिसिएशन इट्स नॉट अ रिडक्शन इन द वैल्यू। तो सर इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तुम्हारा एक मिसकॉन्सेप्शन आज आखिरी मर्तबा खत्म कर रहा हूं, अगली मर्तबा क्या तो तुझे खत्म कर दूंगा मैं। सर क्या है वो मिसकॉन्सेप्शन, गौर से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन सर, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि डेप्रिसिएशन और इंपेयरमेंट सेम हो गया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंपेयरमेंट इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो पहली बात तो सुनो, देखो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल। डेप्रिसिएशन इट्स नॉट अ रिडक्शन। आइए 16 में पूरा हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या है कि तुमने एक एसेट खरीदा है, उसकी कॉस्ट को तुम एलोकेट कर दो उसकी यूजफुल लाइफ पे, ये डेप्रिसिएशन है। IAS 16 ने कभी ये नहीं कहा कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। IAS 16 ने कहा है कि डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्यों? इसलिए क्योंकि तुमने इस एसेट का बेनिफिट एक साल में अवेल नहीं किया, अगले 5 सालों में अवेल करोगे। सो लेट्स एलोकेट, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट, लेट्स डिवाइड द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से देखो, ये बाद में नहीं आना चाहिए सवाल कि सर ये तो डेप्रिसिएशन में भी रिडक्शन होती है। डेप्रिसिएशन में रिडक्शन नहीं है, डेप्रिसिएशन में एलोकेशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहली बात, इंपेयरमेंट क्या है? इंपेयरमेंट इज द सडन फॉल, सडन डिक्लाइन, सडन फॉल, सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब तुम्हारे एसेट की वैल्यू में सडन फॉल, सडन डिक्लाइन आ जाए तो उसको इंपेयरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये डेफिनेशन को मैंने यहां पर पार्क कर दिया। अब कुछ और बातें समझाने की कोशिश करता हूं। सर जब मैं एक एसेट की बात करता हूं, कोई भी एसेट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कोई भी, अगर मेरे पास यहां पर एक फिक्स एसेट है, फॉर इंस्टेंस कि एक मशीन है या कोई भी एक एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है। क्या आ रही है? कैरिंग अमाउंट आ रही है। कैरिंग अमाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? बुक वैल्यू। वेरी गुड। कैरिंग अमाउंट आ रही है 500,000। कितनी आ रही है? इसका मतलब पता है क्या? कि कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट की मैं सामने? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये कैरिंग अमाउंट आ गई। इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या? अगर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊं, सर कॉस्ट इतने का लिया था माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इतना हमने यूज कर लिया, इतना हमने यूज कर लिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हमने इतना बेनिफिट अवेल कर लिया। ऐसे ही ना भाई, अगर एक एसेट है हर साल 1 लाख से डेप्रिशिएट हो रहा है, कितने से डेप्रिशिएट हो रहा है? सर जब 1 लाख से डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमने इसको 1 लाख से यूज कर लिया। ऐसे ही ना? सर कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि हम इस एसेट को अब और मजीद 5 लाख का यूज करेंगे। सही कह रहा हूं मैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अल्फाज जो मैं कह रहा हूं। ये अगर तुम्हें कैरिंग अमाउंट समझ में आएगा तो आगे चीजें बढ़ेंगी। कैरिंग अमाउंट का मतलब है, इस शेर में शायर फरमा रहे हैं, कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि तुम इस एसेट को आने वाले सालों में 5 लाख का एसेट तुम और मजीद यूज करोगे। सर 1 लाख का और डेप्रिशिएट हो गया, ओहो, अब कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई? अब तुम मजीद कितना यूज करोगे? 4 लाख। तो कैरिंग अमाउंट का मतलब यह है कि तुम इस एसेट को अभी 5 लाख का और यूज करोगे। और आसान कर देता हूं, सर तुम इस एसेट से 5 लाख का और मजीद बेनिफिट अवेल करोगे। क्या अवेल करोगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने? सर ये 5 लाख की कैरिंग अमाउंट क्या बता रही है कि सर मेरे पास एक एसेट है, उसकी बुक वैल्यू है 5 लाख। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यह है कि मैं इस एसेट से 5 लाख का बेनिफिट अभी और मजीद अवेल करूंगा। सही कह रहा हूं मैं? अच्छा सर, जब मैं इस एसेट से 5 लाख का बेनिफिट अवेल करूंगा, तो आओ जरा ये देखें कि बेनिफिट अवेल करने के कितने तरीके हैं। भाई अगर आप इस नॉन करंट एसेट से बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो बेनिफिट अवेल करने के कितने तरीके हैं? जब हमने पूरा सर्वे किया तो पता चला बेनिफिट अवेल करने के मैक्सिमम 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीसरा कोई भी नहीं है। सर बेनिफिट अवेल करने के 2 ही तरीके हैं। 2 ही तरीके हैं। क्या है 2 ही तरीके? पहला तरीका यूज करके, पहला तरीका आप उसको यूज करें, प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन करके आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बेनिफिट अवेल कर रहे हैं। क्या अवेल कर रहे हैं? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दैट इज सेल कर दो। क्या कर दो? बेच दो। ऐसे ही ना? तीसरा कोई तरीका ही नहीं। सर मेरे पास 2 ही तरीके हैं एसेट से बेनिफिट अवेल करने के। पहला तरीका इसको यूज करूं, यूज करने का मतलब प्रोडक्शन,
एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स। याद आ रहा है सर? सर ये सारी यूज करने की, यानी कि इसको यूज करूंगा तो डेफिनेटली मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रोडक्शन करूंगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, बेनिफिट अवेल कर रहा हूं। तो बेनिफिट अवेल करने का पहला तरीका क्या है? यूज करके। दूसरा तरीका क्या है? जब तुम्हें लगे कि ये नाकारा हो चुका है तो उसको क्या कर दो? बेच दो, बेनिफिट अवेल हो जाएगा। ऐसे ही तो पता चला बेनिफिट एसेट से बेनिफिट अवेल करने के दो ही तरीके हैं, बाय यूजिंग दैट एसेट या फिर बाय सेलिंग दैट एसेट। या तो तुम उसको यूज कर लो, नहीं तो उसको बेच दो। दोनों तरीके से तुम्हें यहां पर बेनिफिट अवेल हो सकता है। सर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक एसेट, उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 5 लाख। क्या मतलब कि सर मैं इससे 5 लाख का बेनिफिट अवेल करूंगा। और बेनिफिट अवेल करने के कितने तरीके? 2 तरीके। पहला तरीका यूज करके, दूसरा तरीका। अब आईएएस ये कहता है कि यार ये बताओ कि अगर तुम इस एसेट को यूज करते हो, क्या करते हो? इसकी 5 साल लाइफ है, तुम इस एसेट को यूज करते हो, प्रोडक्शन करते हो, एक फोरकास्टेड ये बताओ कि तुम इसको 5 साल यूज करके कितना बेनिफिट अवेल कर लोगे। पूरी प्रोडक्शन एनालिसिस की, सब कुछ किया, तो हमने देखा कि सर हम यहां पर अगर 5 साल इस एसेट को यूज करते हैं, इससे हम प्रोडक्शन करेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मुझे यूं समझ ले कि तकरीबन 3 लाख का बेनिफिट अवेल होगा। कितना बेनिफिट अवेल होगा? आई रिपीट माई वर्ड्स, गौर से सुनिएगा। एसेट है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। ये 5 लाख की बुक वैल्यू क्या बता रही है? कंपनी ये कह रही है कि हम इस एसेट से 5 लाख का मजीद बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आई स्टैटिस्टिक्स सिंपल सी एक बात कहता है, ए कंपनी तू ये बता बेनिफिट अवेल करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला तरीका यूज करेगा, प्रोडक्शन करेगा। दूसरा तरीका, तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये बता यूज करके तू क्या उखाड़ लेगा? कंपनी कह रही है कि हम यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो कितनी रेवेन्यू जनरेट कर लेगा? तो पता चला कि 3 लाख की पूरी एनालिसिस की। सर ये कैसे मालूम? बेटा आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये प्रोजेक्शंस, ये बजट ना, क्या निकला मेरे मुंह से? हाँ, ये बजट का वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ये मुश्किल थोड़ी है आपके लिए। याद आ रहा मास्टर बजट? हाँ सर ये सब आप कर सकते हैं, ये अकाउंटेंट कर सकता है। अकाउंटेंट ने क्या किया? अकाउंटेंट ने यहां पर एस्टिमेट किया और देखा कि जब मैं 5 साल इस एसेट को यूज करूंगा तो उससे मुझे एक मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा? 3 लाख का। कितना बेनिफिट मिलेगा? सर अगर मैं बेच दूं तो, हाँ आई स्टडी से कह रहा है चेक कर, अगर आज तू इस एसेट को बेच दे तो कितना बेनिफिट मिलेगा? बुलाया हमने, कबाड़ियों को बुलाया हमने, जब मालूम क्या तो कह रहा है कि सर ये एसेट हम 3.5 लाख से ज्यादा का नहीं लेंगे। कितने का नहीं लेंगे? अब सुनना, जरा गौर से सुनना, तुम क्या हो रही है यार? नहीं तो चुप हो जा भाई, इधर मेरी बारी है, सुन। एक मिनट सुन। आइए 36 बोल रहा है, देख बेटा ये तेरे सामने पिक्चर है ना, अब तू देख क्या कह रहा है। सुन, तू ये कह रहा है कि इस एसेट को तो यूज करेगा और कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू कितनी बता रहा है? 5 लाख। 5 लाख बुक वैल्यू है, तो कहना ये चाह रहा है कि तू इस एसेट से 5 लाख का बेनिफिट लेगा। कितने का बेनिफिट लेगा? मुझे बना रहा तू? अच्छा तू ये बता यूज करके कितना बेनिफिट ले लेगा? प्रोजेक्शन की सर 3 लाख का बेनिफिट ले लेंगे। वेरी गुड, इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। और अगर तू बेच दे तो कितना बेनिफिट? सर कबाड़ी अभी ऑन हैंड रेट लगाए, बोले 3.5 लाख में कैश अभी के अभी। वेरी गुड, लिख दिया। तू मैक्सिमम कितना बेनिफिट उठा लेगा इससे? ऐसे ही है, कितना बेनिफिट उठा लेगा? 3.5 लाख। ऐसे ही है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। तू मैक्सिमम कितना बेनिफिट उठा लेगा? तूने अपनी बैलेंस शीट में एसेट कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? तू मोहल्ले में क्या बोलता फिर रहा है कि मैं इस एसेट से कितना बेनिफिट लूंगा? कितना बेनिफिट लूंगा? मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में तूने यहाँ पे ढिंडोरा पीटा हुआ है कि मैं 5 लाख का, जबकि हकीकत में जब हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि मैक्सिमम कितना बेनिफिट उठा लेगा तू? 3.5 लाख। कितने का बेनिफिट उठा लेगा? सर तुम इस एसेट से मैक्सिमम कितना बेनिफिट रिकवर करोगे? क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से? कितना बेनिफिट रिकवर कर सकते हो? सर बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा लूं, मैं इसको प्रोडक्शन ना करूं और अगर आज इसको बेच भी दूं तो इसका मतलब मैक्सिमम 3.5 लाख का बेनिफिट निकलेगा। कितने का बेनिफिट निकलेगा? 3.5 लाख। इसका मतलब मैंने अपने अकाउंट्स में एसेट को सही रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं उस्ताद, IAS 36 कह रहा है गड़बड़ है दादा, तेरे अकाउंट्स में गड़बड़ है।
तू कहता है एसेट की कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, जिसका मतलब ये है कि इस एसेट से 5 लाख का बेनिफिट अवेल किया जाएगा, जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो बेनिफिट लेने के सिर्फ 2 ही तरीके, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। 2 तरीके क्या है कि या तो यूज करके बेनिफिट ले लो या बेच के बेनिफिट ले लो। तूने दोनों तरीके से देख लिया कि यूज करके तुझे 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आज इस एसेट को बेच देता है तो 3.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम तू कितना बेनिफिट उठा सकता है? 3.5 लाख का। इसका मतलब यह है कि तूने बैलेंस शीट में एसेट को ज्यादा पे रिकॉर्ड किया हुआ है, कम पे रिकॉर्ड किया हुआ है? ज्यादा पे। ऐसा ही है, तुझे पता है कि मैक्सिमम तुझे कितना बेनिफिट रिकवर होगा? 3.5 लाख। मैक्सिमम कितना बेनिफिट रिकवर होगा? 3.5 लाख। सर इसका मतलब यह है कि तेरे इस एसेट की रिकवरेबल, क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? बोलना। 3.5 लाख। मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 3.5 लाख। इसका मतलब तूने एसेट्स ज्यादा पे रिकॉर्ड किए हुए, कम पे रिकॉर्ड किए हुए? कितने ज्यादा पे रिकॉर्ड किए हुए? 1.5 लाख से तूने ज्यादा पे रिकॉर्ड किए हुए हैं। सर ये जो तूने 1.5 लाख से ज्यादा पे रिकॉर्ड किए हुए हैं, इस एसेट की वैल्यू को 1.5 लाख से कम कर। इंसान का बचापन 1.5 लाख से कम कर। एसेट्स आर ओवरस्टेटेड। एसेट्स को क्या किया हुआ है? कितने से ओवरस्टेट किया हुआ है? 1.5 लाख से तूने ओवरस्टेट किया हुआ है, इस वैल्यू को कम कर। सर ये 1.5 लाख रुपए क्या है? ये कहलाता है इंपेयरमेंट लॉस। क्या कहलाता है ये? अब सुनना जरा, IAS 36 की जबान बोलने जा रहा हूं। An asset is said to be impaired. IAS 36 कह रहा है an asset is said to be impaired. हो गया तुम्हारा एसेट इंपेयर, हो गया तुम्हारा एसेट इंपेयर। कब कब कब? If carrying amount is greater than recoverable amount. If carrying amount is greater than, ये IAS की वर्डिंग है, और एक नहीं कई मर्तबा इस स्टेटमेंट से MCQs बन गया है, थ्योरेटिकल MCQ। I repeat my words, an asset is said to be impaired. सर ये इम्पेयरमेंट कब होगी? An asset is said to be impaired. सर ये इम्पेयरमेंट कब होगी? If the carrying amount of the asset is greater than रिकवरेबल अमाउंट। कि जब तुम्हारे एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए। कितनी है कैरिंग अमाउंट? कितनी है कैरिंग अमाउंट? 5 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? सर ये रिकवरेबल अमाउंट को आसान जबान में समझा। अभी मैं रिकवरेबल अमाउंट को पूरा खोलूंगा, लेकिन अगर आसान जबान में समझेंगे व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन हैव विद दिस एसेट। मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन हैव विद दिस एसेट। मैक्सिमम कितना बेनिफिट तू गेन कर लेगा? सर 3.5 लाख। और बेनिफिट लेने के 2 ही तरीके, क्या क्या? नंबर 1 यूज, नंबर 2 सेल। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। तो यूज करके कितना बेनिफिट ले लेगा? 3 लाख। और बेच के कितना बेनिफिट ले लेगा? 3.5 लाख। मैक्सिमम कितना बेनिफिट उठा लेगा? 3.5 लाख का। तो ये जो 3.5 लाख है ये तेरी रिकवरेबल अमाउंट है। क्या है ये? तो रिकवरेबल अमाउंट की मैंने डेफिनेशन क्या बताई? मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन हैव विद दिस एसेट। कि तुम्हें इस एसेट से मैक्सिमम कितना बेनिफिट अवेल होगा, इसको हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। मैक्सिमम कितना बेनिफिट तुम रिकवर कर सकते हो इस एसेट से, और रिकवर करने के 2 ही तरीके, दैट इज द यूज और सेल। तो एसेट इज सेड टू बी इंपेयर्ड। एसेट कब इंपेयर हो गया? तुम्हारा एसेट कब इंपेयर हो जाएगा? जब 2 बातें, क्या क्या? व्हेन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। जब भी तुम्हारे एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ जाए, किससे बढ़ जाए? रिकवरेबल अमाउंट से। तो क्या देना कि तुम्हारा एसेट वो हो चुका है, वो क्या? इंपेयर्ड। क्या बात समझ आ रही है? यहां तक पहले इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा सुनिए, एक सवाल है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि सर अगर आप ये कहते हैं कि इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, सर इसका तो ये मतलब है कि आपने कैरिंग अमाउंट गलत कैलकुलेट की है। क्या तुम्हारा नाम भूल गया मैं? अच्छा बता दे यार। हाँ बता दे यार। हुनैन। अच्छा हुनैन यार, तू तो गया बेटा हुनैन, तू तो गया। सऊद यू आर सेफ ना हो गए। अच्छा हुनैन मेरी बात सुन लेगी। अच्छा हुनैन मेरी बात सुन। हुनैन का सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है कि सर अगर आप ये कहते हो कि इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, इट मींस के यू हैव इनकरेक्टली कैलकुलेटेड द कैरिंग अमाउंट। देख यार हुनैन, मैं ये कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं? कॉस्ट माइनस, गौर से सुनना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए 2 मेथड्स, बल्कि 3 मेथड्स हमने देखे थे, स्ट्रेट लाइन,
WDV और एक्टिविटी बेस्ड। सर स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। लाइफ वाज एन एस्टिमेट, स्क्रैप वैल्यू वाज एन एस्टिमेट, मेथड की सिलेक्शन इटसेल्फ एन एस्टिमेट। सही कह रहा हूं मैं? देख जानी, मैं यहां पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं इट इज प्योरली बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, प्योरली बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, एस्टिमेशन बेस्ड है। इसका मतलब अगर डेप्रिसिएशन एस्टिमेशन बेस्ड है तो कैरिंग अमाउंट भी एस्टिमेशन पर है। एंड एस्टिमेशन और जजमेंट मे बी राइट और मे बी रॉन्ग। इसी पे तो IAS 36 का नुज़ूल हुआ। IAS 36 ने बाखुदा कहीं पे ये नहीं कहा कि तूने गलत कैलकुलेट किया, ना तौबा इस्तग़फ़ार, कभी भी नहीं कहा उसने। उसने कहा कि ये एस्टिमेशन की जरूरत है यार, उसको चेक कर ले, हो सकता है कि तुम्हारी एस्टिमेशन के अंदर कुछ प्लस माइनस हो गया हो, सो इट्स नेसेसरी टू चेक कि वेदर योर एसेट इज इंपेयर्ड और नॉट। सर एसेट इज सेड टू बी इंपेयर्ड कहलाएगा, तो चेक कर लेना एक मर्तबा, देख लेना। जब तुझे ऐसा लगे कि तेरे एसेट की वो ज्यादा हो गई है, उससे क्या ज्यादा हो गई है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो गई है, किससे, बस उस दिन तो कह देना कि तेरा एसेट क्या हो चुका है, इंपेयर्ड हो चुका है। या यूं आसान जबान में कह दूं कि तूने कैरिंग अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड की हुई है, तूने कैरिंग अमाउंट क्या कर दी है, ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है। सर ये तो गलत नहीं है, गलत मत बोल, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो तूने कैलकुलेट किया था इट वाज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। क्या बात समझ मारी इसके अंदर? सो हम इसको ये नहीं कहते कि कैरिंग अमाउंट वाज इनकरेक्टली कैलकुलेटेड, ना कभी नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर तो डिफरेंट जगहों पे हम एस्टिमेशंस ले रहे होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट्स एन एस्टिमेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इट्स एन एस्टिमेट। IAS 37 याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर पेनल्टी, ये सारे क्या थे, एस्टिमेशन की बेसिस के ऊपर थे। तो एस्टिमेशन मे बी राइट और मे बी रॉन्ग, ये अकाउंटिंग के अंदर एक नेचुरल चीज है। भाषण मारी इसके अंदर जी, दोनों की एस्टिमेशन है। अभी देखते हैं, ये मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए ये अभी सिर्फ तुझे इतना समझ में आया कि इंपेयरमेंट क्या है। इंपेयरमेंट क्या है, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होना। इंपेयरमेंट किसको कहते हैं, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन होना, पहली बात। दूसरी बात कि एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन हो गया तो ये कैसे पता चलेगा, कह रहा है दो कंपैरिजन कर, सऊद हसीब दो कंपैरिजन करने, सऊद हसीब का कंपैरिजन नहीं, दो कंपैरिजन करने, किस किस को किससे कंपेयर करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। और अगर तुम्हारे एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, किससे, रिकवरेबल अमाउंट से, तो कह देना कि तुम्हारा एसेट वो हो चुका है, वो क्या, इंपेयर हो चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है? रिकवरेबल अमाउंट को आसान जबान में समझाने का क्या तरीका बताया कि मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन हैव विद दिस एसेट, कि तुम्हें इस एसेट से मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट मिलने के दो ही तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं, यूज करके या बेच के। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, अच्छा इधर सुनिएगा प्लीज, इधर सुनिएगा। सर इंपेयरमेंट लॉस कब होगा, इंपेयरमेंट लॉस कब होगा, क्या, एक्सक्यूज मी, इंपेयरमेंट लॉस कब होगा बताएं मुझे मिस प्लीज। हाँ बोले, व्हेन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन। सर अब हमें इस स्टैंडर्ड के अंदर इन दो टर्म्स को समझना है। इन दो टर्म्स को हमने ले टर्म में तो समझ लिया, लेकिन अब IAS 36 की डिटेल्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझना है। गौर से सुनिएगा। कैरिंग अमाउंट तो बचपन से हमारे साथ है। कैरिंग अमाउंट क्या है, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस, बस खलास खलास खलास, ये इधर ही हो गया, कैरिंग अमाउंट यहां पे खत्म हो गई। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे बचपन में करते थे, कैसे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या इसको हम कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा आगे चलते हैं। अब आते हैं जरा रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? एक तो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसके लिए, कि आपको अगर ना समझ में आ रहा है व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट तो उसको पढ़ ले। अब आते हैं जरा IAS 36 से पूछते हैं कि व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट। तो IAS 36 कहता है रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ क्या कहा, हायर ऑफ दो चीजें। नंबर 1 वैल्यू इन यूज, और फिर वैल्यू लेस
कॉस्ट टू सेल। गौर से सुनिएगा प्लीज। सर ये आपके पास यहां पर बताया जरूर है, लेकिन इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुनिएगा जरा गौर से। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ। रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ। क्या हायर ऑफ? दो चीजें, इन दोनों में से जो हायर होगा वो रिकवरेबल अमाउंट है। हायर ऑफ क्या? वैल्यू इन यूज, और दूसरा क्या कहा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी ना, ये वही बात है, सिर्फ आईएएस ने पढ़ी लिखी वर्डिंग यूज की। एसिड से बेनिफिट लेने के दो ही तरीके हैं। क्या दो ही तरीके हैं? यूज करके या बेच के। ऐसे था, एसिड से बेनिफिट लेने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यूज करके, दूसरा तरीका बेच के। यानी कि आप एसिड से यूज करके क्या बेनिफिट अवेल करोगे और उसको बेच कर क्या बेनिफिट अवेल करोगे। और याद आ रहा है इन दोनों में से हमने कौन सा वाला सेलेक्ट किया था? कौन से वाले पे सेलेक्ट किया था? हायर ऑफ। हायर ऑफ क्या था ना, याद आ रहा है? अभी हमारे एग्जांपल के अंदर वैल्यू इन यूज हमने कहा था कि यूज करके कितना बेनिफिट लोगे? 3 लाख का, और बेच के कितना बेनिफिट लोगे? 3.5 लाख। मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले लेगा? 3.5 लाख। तो हमने सेलेक्ट कौन सा किया था? विच एवर इज हायर। तो सर रिकवरेबल अमाउंट जो मैंने बात कही है ना, वो डेफिनेशन गलत नहीं कही, लेकिन आईएएस की डेफिनेशन ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पेपर में ये टेस्ट की जाएगी। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट एज पर आईएएस 36 क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ। रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ। हायर ऑफ दो चीजें, दो चीजों का कंपेयर करो। विच एवर इज हायर इज द रिकवरेबल अमाउंट। हायर ऑफ दो चीजें, इन दोनों में से जो हायर हो उसको रिकवरेबल अमाउंट ट्रीट कर लो। और वो दो चीजें क्या है? नंबर 1 वैल्यू इन यूज, यूज करके तुम कितना बेनिफिट अवेल करोगे। एंड नंबर 2 इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यहां तक क्लियर है? इसको नोट करें, फिर मैं और आगे इसको समझाता हूं। अब सुनिए जरा, ये वैल्यू इन यूज को समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है कि यार तुम इससे 5 साल जब यूज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो कितना बेनिफिट अवेल करोगे। गौर से सुनिएगा। सर मैं इस एसिड को 1 2 3 4 साल यूज करूंगा। कितने साल यूज करूंगा? 4 साल। हमारी एस्टिमेशन है, प्रोजेक्शन है कि सर चौथे साल जब हम यूज करेंगे तो तकरीबन 7 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कितने का जनरेट करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, 7 लाख रुपए कमाएंगे। और तीसरे साल में तकरीबन हमारी एस्टिमेशन है कि उस वक्त सीजन शायद ना हो, तो 6 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और दूसरे साल के अंदर हमारी एस्टिमेशन है कि तकरीबन 4 लाख का जनरेट करेंगे। और ये पहले साल के अंदर यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम तकरीबन 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जवाब आप लोग से चाहिए, मैं सवाल पूछूंगा अभी। सर हमने ये कहा कि तुम इस एसिड को यूज करके कितना बेनिफिट जनरेट करोगे। तो कंपनी ने एक प्रोजेक्शन बना के दिया कि 4 साल हम इसको यूज करेंगे, चौथे साल के एंड पे हमें 7 लाख का बेनिफिट होगा, तीसरे साल के एंड पे 6 लाख का होगा, दूसरे साल के एंड पे 4 लाख का होगा, और पहले साल के एंड पे हमें 1 लाख का बेनिफिट जनरेट होगा। हमें करना क्या है? हमें चाहिए कि वैल्यू इन यूज, कि इसको यूज करके तुम आज बताओ कि आज तुम कितना बेनिफिट जनरेट करोगे। आज बताओ। सर ये जो बेनिफिट्स हैं, ये वो बेनिफिट्स हैं जो मुझे फ्यूचर में होंगे। सही कह रहा हूं मैं? ये वो आज तो नहीं हो रहे ना सर। ये वो बेनिफिट है जो मुझे चौथे साल के एंड पे होगा, ये वो बेनिफिट है जो तीसरे साल के एंड पे होगा, ये वो बेनिफिट है जो दूसरे साल के एंड पे होगा, और ये वो बेनिफिट है जो पहले साल के एंड पे होगा। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये सारे फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं। कौन से बेनिफिट्स हैं ये? लेकिन मुझे आज जब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सर इसका मतलब ये है कि मैं जब वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने जाऊंगा, सर ये तो फ्यूचर की रेवेन्यू है, मुझे तो आज कैलकुलेट करना है। तो जब कोई फ्यूचर की अमाउंट होती है तो हम उसकी वो कैलकुलेट करते हैं। वो क्या? प्रेजेंट वैल्यू। क्या कैलकुलेट करते हैं? इसी को आईएएस ने यहां पे कहा कि वैल्यू इन यूज क्या है। तो वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। आई रिपीट, वैल्यू इन यूज क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। सर वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है? यार तू यूज करके कितना बेनिफिट लेगा,
सर चौथे साल के एंड पे 7 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इट्स अ फ्यूचर कैश फ्लो। सर तीसरे साल के एंड पे 6 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इट्स अ फ्यूचर कैश फ्लो। दूसरे साल के एंड पे 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इट्स अ फ्यूचर कैश फ्लो। सर ये सारे फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। करना क्या है सर, मुझे आज देखना है कि आज इसका मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो इन सारे फ्यूचर वैल्यूज की हम वो कैलकुलेट करेंगे। वो क्या? प्रेजेंट वैल्यू। इन तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट इज वैल्यू इन यूज एज पर IAS 36? वैल्यू इन यूज क्या है? इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कि तुम्हें इस एसेट को यूज करके जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्यों आज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं दादा? इंपेयरमेंट लॉस आज कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 साल बाद कैलकुलेट करूंगा। तो इसका मतलब ये कि मुझे वैल्यू इन यूज की आज की वैल्यू चाहिए, और आज की वैल्यू के लिए मुझे उन तमाम फ्यूचर वैल्यूज को किस पे लाना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो ये आपके पास कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक उसको नोट करें, फिर आगे चलता हूं। अच्छा, ये हमने क्या देखा सर? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। आपको फ्यूचर कैश फ्लोज दे दिए जाए, आपने उन तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे ये कहलाएगी वैल्यू इन यूज। सर नाउ व्हाट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? दो टर्म है इसके अंदर, एक है फेयर वैल्यू और एक है कॉस्ट टू सेल। सर फेयर वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फेयर वैल्यू के बारे में IAS 36 ये कहता है कि फेयर वैल्यू का मतलब होता है नॉर्मली बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। अभी मतलब समझाता हूं, और अगर नहीं तो मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, अगर नहीं तो मार्केट वैल्यू। क्या मतलब? सर मैं एक एसिड है उसका इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहा हूं। क्या टेस्ट कर रहा हूं सर? ये एसिड इंपेयर कब होगा? जब वो ज्यादा हो जाए, वो क्या? कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? रिकवरेबल अमाउंट से। सर इसके लिए मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, चलो वो तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसके लिए मुझे वो भी चाहिए, वो क्या? रिकवरेबल। और रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? वैल्यू इन यूज और नंबर 2 fair value less cost to sell, whichever is higher will be considered as a recoverable amount। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा सर फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? IAS 36 कहता है कि फेयर वैल्यू का मतलब होता है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। क्या मतलब होता है सर? क्या मतलब बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट? फॉर एग्जाम्पल के एमिरेट्स एक एयरक्राफ्ट है, ऐसे ही एयरलाइन कंपनी है। एमिरेट्स ने एक प्लेन परचेज किया है और 10 साल बाद वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? या बेच देंगे। उन्होंने बोला कि 10 साल चलेंगे फिर हम बेच देंगे इसके। PIA ने एमिरेट्स के साथ एक मुआहिदा किया। क्या मुआहिदा किया? क्या एग्रीमेंट किया? ए एमिरेट्स, जिस दिन भी तू ये एसिड बेच, कहीं मत फेंकना, तू कहीं मत फेंकना, तो ये एसिड हमें बेच देना, हम खरीद लेंगे, हम कदर करते हैं पुरानी चीजों की। PIA ने ये एग्रीमेंट, एमिरेट्स ने कहा डन हो गया। उस वक्त जो भी नए प्लेन की मार्केट वैल्यू चल रही होगी उसका तुम्हें 70% पे मैं तुम्हें सेल आउट कर दूंगा या 60% पे सेल आउट कर दूंगा। या फॉर इंस्टेंस कहा कि हम तुझे लेट्स से 3 करोड़ का ये एसिड दे देंगे, जो भी है उन्होंने वैल्यू डिसाइड कर ली। अब एमिरेट्स क्या आज ये प्लेन बेच रहा है? नहीं, एक उसने एग्रीमेंट किया हुआ है, उसको कहते हैं बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। क्या कहते हैं इसको हम? अगर एमिरेट्स इंपेयरमेंट टेस्ट करेगा, PIA तो करता ही नहीं है, एमिरेट्स अगर इंपेयरमेंट टेस्ट करेगा तो उसके लिए उसको रिकवरेबल अमाउंट चाहिए होगी, और रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज तो चाहिए होगा और साथ में वो भी चाहिए होगा, वो क्या? फेयर वैल्यू। तो जब वो फेयर वैल्यू लेगा तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा रेलिवेंट क्या है? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। सही कह रहा हूं मैं भाई? अगर उसने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट 3 करोड़ का किया हुआ है और मार्केट वैल्यू 4 करोड़ की है, सर मुआहिदा कितने में हुआ है? इसके लिए ज्यादा रेलेवेंट मार्केट वैल्यू है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है। तो IAS भी यही कह रहा है कि अगर तुम्हारे इस एसेट का कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है, कंसिडर दैट बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एज अ फेयर वैल्यू। इससे बेहतरीन फेयर वैल्यू हो ही नहीं सकती। सही कह रहा हूं ना यार भाई? अगर मेरा ये मोबाइल है iPhone 14, अगर मेरा ये मोबाइल है iPhone 14 और मैं ये कहता हूं कि मैंने मुआहिदा कर लिया है कि मैं यहां पर ये गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी है उसको मैं ये सेल आउट कर दूंगा, वो अपनी किडनी बेच के मुझसे ये मोबाइल खरीदेगा,
हाँ बिल्कुल, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। तो उसके सर अब ये अच्छा, तो मैंने इससे मुआहदा कर लिया कि मैं तुझे ये मोबाइल 3 लाख में दे दूंगा। कितने में दे दूंगा? मैं 3 साल उसको यूज करूंगा, फिर 3 लाख में दे दूंगा। अब मुझे बताओ, इसकी मार्केट वैल्यू तो 4 लाख रुपए है, लेकिन बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कितना है? तो फेयर वैल्यू ज्यादा मेरे लिए, फेयर वैल्यू मेरे लिए ज्यादा, फेयर वैल्यू कौन से रेलेवेंट है? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। सर मार्केट में जो भी चल रहा हो मेरे लिए अभी प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल ये है कि मेरा मुआहदा, मेरा सौदा हो चुका है, मैंने 3 लाख में एक तरह से सौदा कर लिया है। तो याद रखिएगा, फेयर वैल्यू के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है तो उसको फोकस कर लो। सर नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू उसको ट्रीट कर ले। क्या ये बात समझ आ रही है? फेयर वैल्यू का मतलब समझ आ रहा है? तो IAS 36 ने क्या कहा कि आपने यहां पे फेयर वैल्यू लेनी है। और फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? नंबर 1, पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? हमेशा बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। अगर नहीं है तो फिर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसका एक और भी पार्ट है, लेस कॉस्ट टू सेल। फॉर एग्जांपल कि आपकी बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट या आपकी मार्केट वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 6 लाख, कितनी थी? कह रहा है अब इसमें से लेस का मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है या क्या करना होता है? वाओ ग्रेट, माशाल्लाह ग्रेट। लेस का मतलब क्या होता है? माइनस। कह रहा है इसमें से माइनस कर दो, क्या? कॉस्ट टू सेल। क्या माइनस कर दो? कॉस्ट टू सेल का मतलब है एक्सपेक्टेड बेचने का खर्चा। कि जब तुम अभी बेच नहीं रहा, बाखुदा मैं बेच नहीं रहा, जब भी तुम इसको बेचोगे तो क्या कोई खर्चा होगा? हाँ सर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दूंगा। क्या दूंगा मैं? और तकरीबन 15,000 का खर्चा होगा। गुड। और इसके अलावा सर हो सकता है मुझे एजेंट भी अपॉइंट करना पड़े, उसका कमीशन होगा। कितना खर्चा होगा? सर वो 20,000 वो ले लेगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई सर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ जाए। ये क्या है? ये बेचने के खर्चे हैं। क्या है ये? सर अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट टू सेल, क्या कहते हैं इसको हम? कॉस्ट टू सेल का मतलब यह है कि बेचने का अगर कोई खर्चा है, सर तकरीबन 50,000 का खर्चा होगा, तो एक काम कर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो मेरे पास यहां पर जो अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट आ जाएगी मेरे पास? 5,50,000। ये क्या है? ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई रिपीट, IAS 36 ये कहता है कि देख तुझे इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है तुझे देखना है कि तेरा एसेट वो तो नहीं हो गया, वो क्या? इंपेयर्ड। कैसे पता चलेगा इंपेयर्ड हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए तुझे 2 चीजों की जरूरत है। 2 चीजें क्या है? नंबर 1 कैरिंग अमाउंट, दूसरी चीज क्या है? रिकवरेबल। कैरिंग अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तू बचपन से कैलकुलेट करता आ रहा है। रिकवरेबल अमाउंट असल चीज है, ये नई टर्म तेरे पास आई है, मार्केट में नई वैल्यू आई है, नई टर्म आई है, ये तुझे सीखना पड़ेगा। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए तुझे 2 चीजें चाहिए। क्या क्या? नंबर 1 वैल्यू इन यूज, नंबर 2 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेगा? एग्जामिनर तुझे देगा फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या देगा? सर क्या ये हमें फ्यूचर अबे नहीं, फ्यूचर कैश फ्लोज दिए होंगे, तुझे बताएगा 2014 का इतना, 15 का इतना, 16 का इतना है। बस करना क्या, तुझे इन फ्यूचर कैश फ्लोज की वो निकालनी है। वो क्या, कैसे निकालेंगे सिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं ले। वैसे भी हमने सीखा था लेकिन वापस से रिकॉल भी करेंगे, उसके लिए आपको घबराना। वेरी गुड। तो आपने करा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जैसे ही कैलकुलेट कर लिया तुम्हारे पास वो आ गई। वो क्या, वैल्यू इन यूज। अब दूसरी एक और चीज कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। नहीं है तो उसमें से लेस कर दो। क्या, कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या है, बेचने का खर्चा। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। और जब ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने होंगी तो विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड एज अ रिकवरेबल अमाउंट, विल बी कंसिडर्ड एज अ रिकवरेबल अमाउंट। क्या तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, हैविंग सेड ऑल दिस, अब एक और बात सुनिएगा। IAS 36 बताता है कि देखो रिकवरेबल अमाउंट के लिए दोनों चीजें चाहिए, लेकिन इन दोनों में से सबसे आसान कैलकुलेट करना क्या है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ये लग पता जाएगा। मैं बताने की दूं आपको, बजटेड मास्टर बजट बनाने के लिए दूं, आसान है सर। ये वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना आसान नहीं है। तुझे पता है वैल्यू इन यूज का मतलब क्या है, फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर तेरे एसेट की 10 साल की लाइफ है, 10 साल के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। इसके लिए
तो IAS 36 ये कहता है कि भाई तू एक काम कर, वैल्यू इन यूज नहीं, पहले तू फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर ले। क्या कैलकुलेट कर ले? ये आसान है, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर ले, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट कर ले। फिर उसके बाद तू कैलकुलेट करना क्या? वैल्यू इन यूज। तो याद रखना, जब मुझे रिकवरेबल अमाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है, रिकवरेबल अमाउंट को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम रिकवरेबल अमाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, क्या चीज ढूंढेंगे हम? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पहले क्या चीज ढूंढेंगे हम? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अपने पास नोट कीजिएगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट। उसको कैलकुलेट करना मुनासिब है, इजी है। वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करना मुश्किल काम है। फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रोजेक्शन करना आसान नहीं है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना सर इतना आसान नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि बेहतर है कि पहले तुम क्या कैलकुलेट कर लो? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोले। पता नहीं, मैं देखता हूँ उसका। अगर मैं बोल दूंगा हाँ तो आप मुझे लिफ्ट नहीं कराएंगे। नहीं नहीं, फेयर वैल्यू तो मार्केट वैल्यू है ना भाई, ये एसेट है, इसकी फेयर वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे? बिल्कुल आज की, वो तो होती ही करंट वैल्यू पे ना भाई। अगर एसेट है, मैंने कबाड़ी को बुलाया इसके अंदर ये कबाड़ी होता है जो बोले कि सर क्या बेचना बताएं, इसके अंदर छोड़ अभी इसके अंदर। अच्छा, तो फेयर वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू हमेशा करंट पे होती है, उसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एसेट मैंने कहा कितने का लेगा, कह रहा सर 5 लाख का, दैट इज द फेयर वैल्यू एंड दैट इज द करंट वैल्यू। मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू मजीद कैलकुलेट करने की जरूरत, इससे अच्छी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी बताया ना मुझे। मुझसे आज ही क्या कह रहे सर, आज आप बेचे, मैं ही खरीद लूंगा, तो इसका मतलब दैट इज द करंट वैल्यू। अच्छा इधर सुनिएगा एक चीज, इधर सुनिएगा प्लीज। मैंने कुछ फिगर्स यहाँ पे लिखे हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज 7 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट, मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने गया तो 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 वैल्यू इन यूज, और दूसरा क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आईएएस ने क्या कहा? क्या आसान है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने कैलकुलेट कर लिया 8 लाख। कितना आ गया? सर क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू इन यूज तो वैसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सर अब मुझे वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों, बताओ तो। हाँ क्या 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 सर, आपकी जो फेयर वैल्यू आई है वो कैरिंग अमाउंट से, सर तो क्या हो गया, वैल्यू इन यूज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। और मुझे एक बात बता यार, मुझे एक बात बता सर, अगर वैल्यू इन यूज तो कैलकुलेट कर भी लेगा तो क्या उखाड़ लेगा? सर उखाड़ क्या लूंगा, कैलकुलेट करूंगा। अच्छा मुझे बता कितना आएगा? 9 लाख आएगा। हाँ तो मुझे बता कि अगर 9 लाख आ भी गया तो विच एवर इज हायर, कौन सा हायर होगा? वैल्यू इन यूज। तूने अगर यहां पर सेलेक्ट किया 9 लाख, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर हो रही है? नहीं सर, कैरिंग अमाउंट, इसका मतलब एसेट तुम्हारा इंपेयर नहीं हुआ, इसका मतलब एसेट तुम्हारा इंपेयर। एसेट इंपेयर कब होता है? एसेट कब इंपेयर होता है? इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो सर यहां पर एसेट इंपेयर ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं, अगर कम आ गया तो चल ठीक है, एक काम कर, ये आ गया 6 लाख। कितना आ गया? अब मुझे बता क्या सेलेक्ट करेगा, 6 लाख या 8 लाख? 8 लाख। चल 8 लाख रख के देख ले, 8 लाख रख के देख ले। मुझे बता 8 लाख रख के तूने अगर रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख भी ले ली, तो मुझे एक बात बता कि कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर नहीं, कैरिंग अमाउंट अभी भी क्या हो रही है? लोअर। इसका मतलब पता ही चला, गौर से सुनेगा मेरे अल्फाज, हसीब गौर से सुनना मेरे अल्फाज। जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? एंड इफ दैट फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, राज की बात बता रहा हूं, ये ख्वारी से बच जाएंगे। इफ फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू तुम्हारी ज्यादा है, किससे ज्यादा आ गई है? कैरिंग अमाउंट से। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज, तुम्हें वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? दादा मुबारक हो, योर एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, तुम्हारा एसेट इम्पेयर नहीं हुआ। देखो मैं फिर कह रहा हूं, सुनना जरा गौर से,
आईएस ने कहा है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कैलकुलेट करना आसान है, तुम पहले वो कैलकुलेट कर लो। और अगर तुम ये देखो कि तुम्हारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट को एक्सीड कर गई है, बस मुबारक हो, योर एसेट इज नॉट इम्पेयर, तुम्हारा एसेट इम्पेयर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज। अब तुम्हें वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो तू फारिग इंसान है। अगर तुझे पेपर में सब कुछ आता है और तू पेपर कंप्लीट कर चुका है तो कर कैलकुलेट, कौन रोक रहा है तुझे? तो उसका मतलब सर क्यों यार, देखो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने का कोई पर्पस ही नहीं है ना। अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया, ज्यादा आ गया तब भी कोई फायदा नहीं है, कम आ गया तब भी, क्योंकि तुम्हारा एसेट इंपेयर नहीं हुआ है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड्स। आपने सबसे पहली चीज रिकवरेबल अमाउंट को मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें चाहिए? नंबर वन वैल्यू इन यूज, नंबर टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। हम पहले कौन सी वाली चीज कैलकुलेट करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एंड इफ दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, नो नीड टू कैलकुलेट दी वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? रार क्यों जरूरत नहीं है? बता सबको। सर क्योंकि मेरा एसेट इंपेयर नहीं हुआ, मेरी कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है मेरे पास? कम। सर एसेट कब इंपेयर होता है? एसेट कब इंपेयर होता है? इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द रिकवरेबल अमाउंट। क्या ये बात समझ आ रही है? इस बात को प्लीज अच्छे तरीके से नोट करें, अच्छे तरीके से नोट करें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहली चीज रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको दो चीजें चाहिए। वो कौन कौन सी दो चीजें जो आपको चाहिए? नंबर वन रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या चाहिए? वैल्यू इन यूज चाहिए। एंड नंबर टू दूसरा क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों में आसान क्या है कैलकुलेट करना? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आसान है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करना आसान है। उसको कैलकुलेट कर लो और देख लेना, अगर तुम्हारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए तो वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? योर एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। भरोसा रख, तेरा एसेट इम्पेयर। लेकिन अगर वो कैरिंग अमाउंट से कम आ जाए तो फिर वैल्यू नीज कैलकुलेट कर लेना, फिर वैल्यू नीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो हायर ऑफ हो जाए। तो उसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज। रीजन, क्योंकि तुम्हारा एसेट अब इम्पेयर नहीं हुआ है, तुम्हें इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात याद रहेगी जी? हाँ फिर वो बताऊंगा ना, सवाल बनाया बेटा मैंने और बीच में ऐसे डाला है कि इंशाल्लाह आप में से अक्सर आवाम वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करेगी। मैं आराम से बैठा हुआ यहाँ पर और आप लोग खच्चल ख्वारी कर रहे होंगे, आप लोग वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे। फिर मैं आपको ये बात वापस याद दिलाऊंगा इंशाल्लाह, और करने के बाद याद दिलाऊंगा, इससे पहले नहीं बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये याद रखना है कि फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड इफ इट इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू इन यूज बिकॉज योर एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? ऐसे ही यार, मैं अगर रिकवरेबल अमाउंट के बारे में बात करूं तो एस्टिमेट से थोड़ा सा प्योरिफाइड है, क्योंकि सबसे मेन फोकस हमारा किस पे चल रहा है? फेयर वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट में सबसे पहले मोर, और फेयर वैल्यू ठीक है उसमें भी एस्टिमेट्स हैं लेकिन उसमें बहुत रेयर एस्टिमेट्स हैं। बात समझ रहे? फेयर वैल्यू दैट इज अ मार्केट वैल्यू। भाई तुम आज कितने का बेचोगे इसके अंदर, तो वो तुम्हारे पास एक समझ लो कि एक अच्छा, देखो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन है यहाँ पे। या तो तुम बोले जाने अल्लाह के मालिक के देखा जाएगा उसके अंदर, या फिर ये कि तुम अपने अकाउंट्स को फेयर प्रेजेंटेशन में लाने के लिए इस तरह की कुछ एक्टिविटीज, ताकि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस ना अराइज हो जाए। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर जी? यहाँ तक क्लियर है जी? बुक ओपन कीजिएगा जरा प्लीज अपने पास। यहाँ तक हमने जो बातें की इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं एंड देन फिर आगे चलेंगे जी। मिस पढ़िएगा जरा पेज नंबर 70, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IAS 36। अच्छा, ये जो पहला यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा एज एन इंपॉर्टेंट। ये जो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई आ रही है, लिस्ट क्या है कि ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसपे IAS 36 अप्लाई नहीं होता, और एक नहीं कई मर्तबा एग्जामिनर ने इससे रिलेटेड MCQ फ्रेम किया है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि लिस्ट के ऊपर आप दिल बना दें, और दिल बनाने का मतलब क्या है? लर्न बाय हार्ट, दिल से याद कीजिएगा इसको जी। मिस पढ़िएगा प्लीज। IAS 36
अंडरलाइन कीजिएगा, IAS 36 डज नॉट डील, IAS 36 डील नहीं करता। किससे डील नहीं करता बताएं सबको? फॉलोइंग एसिड से डील नहीं करता। पहला कौन सा एसिड है? क्यों क्यों क्यों? जर इन्वेंट्री की जो आपके पास रिडक्शन है वो IAS 2 में कवर है। याद करें, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट दी, हाँ सर उसकी वैल्यू अगर डिक्लाइन हो जाएगी तो IAS 2 कहता है मैं मर गया हूं, मुझसे पूछ क्या करना है उसका। IAS 36 के पास क्यों जाता है? तो IAS 2 की यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू की रिडक्शन IAS 2 खुद बताता है, तो कहता है किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। इसकी अकाउंटिंग IFRS 15 बताएगा कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू डिक्लाइन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IFRS 15 कहता है मर गया हूं मैं। आगे डेफर्ड टैक्स एसिड है, एसिड अगर कम हो जाए क्या होता है ये आगे चल के IAS 12 खुद बताएगा। मैं तुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, तू क्यों रोता है? आगे ये आपके कोर्स में नहीं है, ये SBR में आप पढ़ेंगे जब आप लोग इंशाल्लाह थोड़े बड़े हो जाएंगे। आगे यार ये जो अब पॉइंट पढ़ा है ना इसने, अल्लाह, इसके ऊपर तो एग्जामिनर ने कई मर्तबा MCQ, और मैं कहता हूं ना जब इसके ऊपर MCQ बना तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा था IAS 40, क्या नाम था उसका? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसमें दो मॉडल्स थे, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। ऐसे ही कॉस्ट मॉडल में क्या करते हैं? कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही उसमें हम इंपेयरमेंट लॉस को माइनस भी करते हैं। फेयर वैल्यू मॉडल में हम वो कैलकुलेट नहीं करते। क्या सर? फेयर वैल्यू मॉडल में इंपेयरमेंट भी कैलकुलेट नहीं करते। क्या कहा मैंने? एक मिनट में पता है क्या बोला मैंने? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल में इंपेयरमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल में इंपेयरमेंट नहीं होता। मेरे अल्फाज गौर करो और फिर इनकी आवाज सुनना। क्या कहा मैंने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल में इंपेयरमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं? इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल पे IAS 36 अप्लाई होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 36 अप्लाई नहीं होगा। बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? देख, जब मैं कोई एसेट एक्सक्लूसिवली फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो उसका इंपेयरमेंट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। भाई तूने कहा था 6 मिलियन का एसेट है, अब 2 मिलियन का रह गया, तो भाई डिक्लाइन इन द वैल्यू आ गया ना, जान लेगा क्या बच्चे की अब? तो उसका मतलब ये है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज पर समअप कर रहा हूं, आखिरी मर्तबा फिर नहीं बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल पे IAS 36 अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आखिरी अब नहीं करूंगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दिल से निकल रही है बात, सुनना जरा। सर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल पे IAS 36 अप्लाई होता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता। मिस अब ये पढ़ेगा प्लीज, पॉइंट बहुत बोल लिया मैंने, बहुत बोल लिया। ये लिस्ट किस चीज की? ये लिस्ट किस चीज के ऊपर? देख क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? डज नॉट अप्लाई। IAS 36 अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई नहीं होता? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे। ये एक MCQ आगे आएगा बीच में अचानक से, और अगर तुमने इसका गलत आंसर दिया ना, सर फाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। जी आगे IFRS 9 ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। IFRS 9 के ऊपर इंपेयरमेंट अप्लाई नहीं होता। आगे बायोलॉजिकल एसिड, गाय भैंसों के ऊपर IAS 36 अप्लाई नहीं होता। हाँ, बायोलॉजिकल एसिड इट्स अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये आपके कोर्स का पार्ट है इंशाल्लाह, जो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग पे दे दो, फिजिकल ना पढ़ाऊं। नहीं यार ये बहुत, मैंने एक सिर्फ मैंने उसमें बैच में पढ़ाया था, बहुत मुश्किल से पढ़ाया था मैंने तो। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एसिड, जी आगे बढ़ेंगे हमें साहब, कंटिन्यू करें। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, SBR में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे एसेट्स हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 के ऊपर, ये लिस्ट आपने याद रखनी है प्लीज, ये लिस्ट आपने याद रखनी है। IAS पूछ सकता है स्टैंडर्ड्स, आपके पास यहाँ पे MCQs बन सकता है इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर IAS 36? यू शुड रिमेंबर दिस वन, ठीक है। आगे चलेगा मिस। इंपेयरमेंट जी, इंपेयरमेंट क्या? इट्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आगे जी ये है वो फॉर्मूला, क्या कह रही है इसके अंदर? इंपेयरमेंट कब अराइज होगा, इंपेयरमेंट लॉस कब होगा? इफ कैरिंग वैल्यू एक्सीड्स, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है मिस बताएं? रिकवरेबल अमाउंट। आगे
in the accounts is higher than the realistic value recoverable amount, then it is said to be have impairment. जी, यानी कि जब उसकी एसिड की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, किससे? उसकी रियलिस्टिक वैल्यू से, जिसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब आपका एसिड क्या हो चुका है? इंपेयर हो चुका है। आगे Carrying value. ठीक है, हमें नजर आ रहा है। आगे Carrying value is the difference of cost and accumulated depreciation. कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका बता रही है। क्या हमें नहीं पता? बिल्कुल पता है। आगे कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द वे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आगे Recoverable amount is also termed as realistic value of हाँ, रियलिस्टिक वैल्यू कह रहा है यार, रियलिस्टिक वैल्यू है, बहुत रियलिस्टिक वैल्यू है। एंड इट इज calculated as higher. हाँ, यही था ना, रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ दो चीजों का क्या है? दो चीजें। नंबर वन, Value less cost to sell and value. अब एक बुलबुला बना हुआ है। ये बुलबुला जो है ना, इंपॉर्टेंट नोट, ये वही बुलबुला है जो अभी मैंने 3-4 मरतबा रिपीट किया। पढ़े जरा मिस, क्या है बुलबुले में? It is not always necessary to determine both fair value. हाँ, IAS 36 कह रहा है कि वो भाई खुदा को मान, तुझे दोनों चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? To determine as a recoverable amount if any of these value exceeds carrying value. हाँ, यहाँ पे तो और जनरल बात क्या दी, कह रहा है कि देख मेरी बात सुन, अगर एग्जामिनर ने तुझे वैल्यू इन यूज दे दी, क्या दे दी है? एंड इफ दैट वैल्यू इन यूज इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, there is no need to calculate the fair value less cost to sell। और अगर एग्जामिनर तुझे fair value less cost to sell दे दे और वो कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो, तो there is no need to calculate the value in use। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, पढ़ेगा आगे। There is no impairment and in that case there is no need to calculate other value. चले, इसके बाद आइएगा नेक्स्ट पेज पे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है बताएं सबको? Amount obtained through an arm's length transaction. जी, यानी कि मोहब्बत के साथ, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मोहब्बत के साथ जो आपके पास ट्रांजैक्शन की जाए, यानी कि जबरदस्ती ना हो, गन पॉइंट पे ना हो। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या है? इतना आसान करके कौन बताएगा तुझे? जी, आगे। Less cost of disposal. जी, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल यानी कि बेचने का खर्चा। आगे Fair value binding. अच्छा, फेयर वैल्यू के अंदर दो बातें ना, वो पहला क्या कह रहा है? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। और आगे मार्केट प्राइस इन एन एक्टिव मार्केट, यानी कि आपने मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लीजिए। आगे अच्छा, अब ये डब्बा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें आएंगी, उसकी एग्जांपल्स देंगे। कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें आएंगी, उसकी एग्जांपल्स हैं। जी बताएं जरा, क्या आएगी कॉस्ट टू सेल में? एग्जांपल जी। cost attributable to the disposal of an asset. IAS 36 ये कहता है कि आपके पास कॉस्ट टू सेल का मतलब है कि एडिशनल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है? एडिशनल कॉस्ट बेचने के लिए, यानी कि बेचने के लिए कोई आपने एडिशनल खर्चा किया हो। जैसे कि एग्जांपल, Advertisement, आपने एडवर्टाइजमेंट की। आगे legal charges, आपने किसी लायर वगैरह को अपॉइंट कर लिया। आगे tender cost, टेंडर कॉस्ट, यानी कि आपने कोई टेंडर कहते हैं ऑफर वगैरह देना, उसकी कोई कॉस्ट वगैरह है तो वो। आगे सेल एग्रीमेंट, आपने कोई सेल एग्रीमेंट वगैरह बनाया तो ये सारी कॉस्ट टू सेल है। क्या है ये? कॉस्ट टू सेल। अच्छा, एक और बात, इसी कॉस्ट टू सेल में एक और है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या है? इसके आगे नोट कीजिएगा, ये जो आगे लिखी हुई है ना, सारी कॉस्ट लिखी हुई थी ना, क्या क्या लिखी हुई है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, टेंडर कॉस्ट, सेल एग्रीमेंट। इसके आगे लिखे डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसके आगे लिखे डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हाँ, अब लिख लेना, लिख ले, उसके अंदर लिख ले, बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब सुनिएगा जरा प्लीज। सर, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें लूंगा? एडवर्टाइजमेंट लूंगा, ऐसे ही सेल एग्रीमेंट अगर कोई बनाया तो वो लूंगा, लीगल चार्जेस है तो वो लूंगा, और डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी लूंगा। क्या लूंगा मैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो दी कॉस्ट टू सेल। डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो दी, क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? अब सुनिएगा जरा, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आईकैप के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोर्स है, और प्रैक्टिकली भी बात कर रहा हूं, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल कंसिडर नहीं किया जाता। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने दो बातें कही। पहली बात मैंने आपको क्या कही कि जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल कंसिडर करना है, क्योंकि हमारी बीपीबी और कैपलान ने यही कहा है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज दी कॉस्ट टू सेल। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट टू सेल है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और आईकैप भी इस बात को फॉलो करता है कि वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनाता। दो ट्रीटमेंट समझ में आई? पहली ट्रीटमेंट क्या है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल,
और दूसरी ट्रीटमेंट क्या है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हम कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्या ये दोनों ट्रीटमेंट समझ आ रही? हमें कौन सी ट्रीटमेंट फॉलो करनी है? हम उसको कॉस्ट टू सेल कंसिडर करेंगे, जबकि आई कैप और प्रैक्टिकली हम उसको कॉस्ट टू सेल कंसिडर नहीं करते। रीजन, लॉजिकल रीजन क्या है? मुझे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट के साथ क्या किया था तुम लोगों ने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को जोर से बोल, उन्हें पार्ट ऑफ एसिड बनाया था। क्या कहता है उसको? अनवाइंडिंग तो सब बात की बात है, पहले हमने क्या कहता है इसको? हमने एसिड का पार्ट बना दिया। सर जो चीज मैं ऑलरेडी एसिड का पार्ट बना चुका हूं, क्या उसको फिर वापस से कॉस्ट टू सेल में माइनस करना रैशनल है? नहीं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एंड आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उनकी ट्रीटमेंट ज्यादा रीजनेबल है। और वो रीजनेबल क्या है कि सर एक कॉस्ट, देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीमेंटल का होता है एडिशनल कॉस्ट। दादा ये डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू तो तुम ऑलरेडी एसिड का पार्ट बना चुके हो, अभी इंक्रीमेंटल काहे की? तो उसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट shouldn't be the part या shouldn't be the part of cost to sell। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को कॉस्ट टू सेल का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी बीपीपी और कैपलान ये कहती है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट टू सेल। क्या बात समझ आ रही है? दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है, लेकिन आपने फॉलो कौन सी ट्रीटमेंट करनी है? कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनाएंगे। लॉजिकली पता होना चाहिए आपको, ताकि अगर कोई आईकेएफ वाले से आपका फड्डा हो जाए तो ऐसा ना हो कि आप उसके ऊपर फतवा लगा दें कि तू गलत। नहीं, आपने बहुत एहतियात करनी है इससे। तो इसका मतलब ये है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ कॉस्ट टू सेल। बस ये ट्रीटमेंट आपने याद रखनी है। पढ़ेगा जरा मिस, क्या लिखा हुआ है? नोट, हाँ ये आप अंडरलाइन कर लें अपने पास। ये बात आपने अपनी गुद्दी में बैठा लेनी है, विद रिस्पेक्ट टू पेपर, क्योंकि आपका अभी जो पहला टारगेट है वो पेपर पास करना है, ऐसे ही फड्डा करना नहीं है, पेपर पास करना है। तो उसकी सोचे आप फड्डा बाद में करते रहिएगा। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पेपर इट इज कंसिडर्ड इन कॉस्ट टू सेल। क्या ये बात समझ में आ रही है? चले आए जरा एक क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन है इसको इग्नोर कर दे, छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आगे सब क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे क्या है। जी मिस पढ़ेगा जरा क्वेश्चन नंबर 1। As part of annual routine, PQR is assessing the value of its assets to ascertain the impairment if any. Following information is available in respect of the assets. ठीक है, कंपनी ये सोच रही है कि हम अपने एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए मुझे? कैरिंग अमाउंट, और क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें, क्या क्या? वैल्यू इन यूज और दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। चलिए आगे पढ़ते हैं जरा। अच्छा एक डब्बा दिया हुआ है ए बी सी, 3 तरह के एसेट्स हैं, इन तीनों की WDV दी है। WDV का मतलब क्या है? कैरिंग अमाउंट। WDV का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि कैरिंग अमाउंट दी हुई है। कैरिंग अमाउंट दी हुई है, बुक वैल्यू आपको दी हुई है। अच्छा सेकंड कॉलम के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? वैल्यू इन यूज। और थर्ड कॉलम के अंदर क्या दिया हुआ है? फोर्स्ड सेल वैल्यू। और लास्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है? फेयर वैल्यू। पहला क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या है कि जो फोर्स्ड सेल वैल्यू है इसके साथ हम वही करेंगे जो आपके घर वाले आप लोग के साथ करते हैं। क्या? इग्नोर। याद रखिएगा, हम फोर्स सेल वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं करते। फोर्स सेल वैल्यू होता क्या है कि सर ये बताओ कितने का बिकेगा? 6 लाख का। सर लेकिन अभी के अभी मुझे बेचना है, बहुत जरूरत है, 4 लाख में ले लूंगा, बेचना तो बेच दे। सर ये 6 लाख रुपए इसकी फेयर वैल्यू है और 4 लाख रुपए इसकी क्या है? फोर्स सेल वैल्यू। IAS 36 कहता है, इतनी जल्दी किस बात की तुझे? फोर्स सेल वैल्यू को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। बात समझ में आ रही है? अगर एग्जाम में कभी आपको फोर्स सेल वैल्यू दे दे तो आपको उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। चले आगे चलते हैं जरा, फिर पढ़ेगा नीचे पैराग्राफ पढ़ेगा जरा। FPSC is sold to public tender, which costs around 50,000. Assets A and C are required to be dismantled at the time of sales, and the cost of dismantling is rupees 100,000 and rupees 200,000 respectively. Sale agreement of the assets are prepared by the company's legal advisor, whose annual fees is rupees 365,000. It takes about 4 days to draft sales agreement. करना क्या है? रिक्वायर्ड मुझे हर एसेट का इंपेयरमेंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है मुझे? आज जरा कैलकुलेट कर दें। इधर देखिएगा, एक एसेट का मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। कितने एसेट्स हमारे पास? ए, बी और सी। सर मुझे एसेट ए का अगर इंपेयरमेंट टेस्ट करना है तो मुझे इसके लिए यहां पर 2 चीजें चाहिए। 2 चीजें, क्या क्या चीजें? 2 चीजें हमें, कैरिंग अमाउंट और क्या चाहिए मुझे? रिकवरेबल अमाउंट। आया जरा ए
ए, मुझे बताएं एसेट ए की क्या मुझे कैरिंग अमाउंट या WDV दी हुई है? यस सर। कितनी है WDV, कितनी दी हुई है? कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है? 3200। ऐसा ही है? हेलो। अच्छा, अब दूसरा मुझे क्या चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या क्या? नंबर 1 वैल्यू इन यूज, और दूसरा क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर आए जरा देखते हैं कि एसेट ए से रिलेटेड क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरा क्या चाहिए मुझे? वैल्यू इन यूज। क्या मेरे पास वैल्यू इन यूज दिया हुआ है? वैल्यू इन यूज दिया हुआ है? कितना है वैल्यू इन यूज? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू इन यूज, क्या ये वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है कम है? कम है। तो उसका मतलब मुझे अब वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्या? फेयर वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अगर ये वैल्यू इन यूज होती 3500, क्या होती? क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? इखलाकी तौर पे पूछ रहा था आप। अच्छा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर अभी हमारे पास वैल्यू इन यूज दे रहा है 3100। मैंने सवाल ये पूछा कि इज देयर अ नीड टू कैलकुलेट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो सबने जवाब दिया यस। क्यों? क्योंकि वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से कम है। देयर इज अ चांस ऑफ इम्पेयरमेंट, देयर इज अ चांस ऑफ इम्पेयरमेंट। अगर ये वैल्यू इन यूज 3500 होती, कितनी होती? तो क्या मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करने की जरूरत होती? नहीं, क्योंकि मैंने पहले क्या बात लिखवाई थी कि इफ वैल्यू इन यूज इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट, अगर ये कैरिंग अमाउंट से बढ़ जाए इट मींस देयर इज नो इम्पेयरमेंट, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। और अगर इम्पेयरमेंट नहीं है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्यों कैलकुलेट कर रहा है, क्यों ख्वारी कर रहा है? बात समझ में आ रही है इसके अंदर? लेकिन अभी फिलहाल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी। खैर, अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मुझे बताएं मशीन ए या एसेट ए की फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू कितनी दे रहा है? 2500। अच्छा, 2500 में से माइनस करेंगे लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। आओ जरा देखते हैं क्या क्या खर्चा है। मिस पढ़ेगा जरा वो पैराग्राफ का, एवरीडे पढ़ेगा, एवरी एसेट Every asset is sold to public tender which costs around 50,000. जी, कह रही है कि हम जो भी एसेट बेचेंगे, ए बेचो, बी बेचो, सी बेचो, हमें 50 का खर्चा करना पड़ेगा। कितने का खर्चा करना पड़ेगा? 50 का खर्चा करना पड़ेगा। ये बेचने का खर्चा है, तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे। सही कर रहा हूं मैं? और कोई खर्चा तो नहीं है? बताएं मिस, बताएं, पढ़ के बताएं। ए एंड सी की खास बात कर रही, बी की बात नहीं कर रही। क्या है ए और सी में? क्या मसला है बताएं। इनको उखाड़ना भी पड़ेगा। At the time of sales and the cost of dismantling. उखाड़ने की कितनी कॉस्ट लगेगी? एक उखाड़ने की कितनी कॉस्ट लगेगी? आई कैप कहता है कि इसको तुम कॉस्ट टू सेल कंसिडर नहीं करो, लेकिन हम इसको कॉस्ट टू सेल कंसिडर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 50 के साथ साथ 100 भी माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो जी, आगे पढ़ेगा मिस, कोई मसला नहीं, ये तो नॉर्मल है। आगे 200,000 expected. ठीक है, आगे चले। Sale agreement of the asset are prepared by the company. कह रही है कि सेल एग्रीमेंट बनाने के लिए हमने एक मुंशी रखा हुआ है। जी आगे। Whose annual fees is rupees 365,000. 3,65,000 उसकी सालाना सैलरी। फिर It takes about 4. और उसको ये एग्रीमेंट बनाने में 4 दिन लगेंगे, तो 365 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय। सर क्या ये अमाउंट इंक्लूड होगी यहाँ पे? एक्सीलेंट। कौन था? वेरी गुड सर, ये इंक्रीमेंटल नहीं है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। बेटा ये जो लीगल एडवाइजर है इसकी सालाना सैलरी 3,65,000 है। ये तूने क्या ये मशीन बेचने के लिए लाया है? नहीं सर, ये लीगल एडवाइजर तो सालाना सैलरी पर है, मैं उसकी सैलरी को यहाँ पे प्रोपोर्शनेट नहीं करूंगा। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि लीगल एडवाइजर है और सेल एग्रीमेंट बनाने के लिए मैं उसको 200 रुपए अलग से दूंगा, 200 रुपए, हाँ, फिर मैं इसको यहाँ पर कॉस्ट टू सेल का पार्ट बनाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नोट जरूर लिख लीजिएगा, अपने पास नोट जरूर लिख लीजिएगा कि हम अभी फिलहाल इस 365 को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? लाला तू बता क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉय है। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब क्या है कि सर अगर मैं इससे लीगल एग्रीमेंट ना भी बनाऊं तब भी मुझे इसको साल के 3,65,000 देने पड़ेंगे। हाँ, अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल अमाउंट पे करता, एडिशनल अमाउंट पे करता, तो मैं इसको कॉस्ट टू सेल का पार्ट लाजमी बनाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी आ रही है?
2350 ऐसा ही है, ऐसे ही। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट इज दी हायर ऑफ बताओ 3100 ज्यादा होता है 2350 ज्यादा होता है? वाह ग्रेट, माशाल्लाह, यू आर सो स्मार्ट। 3100 ऐसा ही है। तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी लेंगे? 3100। रिकवरेबल अमाउंट कितनी लेंगे? 3100। अब देखो IS 36 की डेफिनेशन क्या थी? इफ ए कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, अगर तुम्हारे एसेट की वो बढ़ जाए वो क्या? कैरिंग अमाउंट। किससे बढ़ जाए? रिकवरेबल अमाउंट से। कह देना तुम्हारा एसेट वो हो चुका है, वो क्या? तो बताओ क्या कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो उसका मतलब एसेट इज सेट टू बी इंपेयर्ड। कितने से इंपेयर हो चुका है? क्या ये बात समझ आ रही है? हेलो, यहां तक क्लियर है? शाबाश। बी और सी का खुद से करें, शाबाश जी। क्वेश्चन में 2 का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आ रहा है? 88,500। शाबाश, वेरी गुड। नहीं आगे थ्योरी पढ़ के फिर ऑफ करेंगे। चलिए आए जरा कुछ थ्योरी का पार्ट है, इसको रीड कर लेते हैं जरा। आपके पास ये डब्बे डब्बे बने हुए आ रहे हैं, देख लेते हैं जरा क्या है जी। रिकवरेबल अमाउंट के लिए 2 चीजें हायर ऑफ, एक आ रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और दूसरा क्या आ रहा है? वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से रिलेटेड 3 डब्बे, इन तीनों डब्बों को पढ़ लेते हैं जी। मिस पढ़ेगा जरा तीनों डब्बे। नंबर 1, would be received to sell an asset or to transfer a liability or an ordinary transaction between market participants at the major जी। फेयर वैल्यू को पहले समझाया गया। फेयर वैल्यू आपके पास क्या है कि एक ऐसी प्राइस जिस पे नॉर्मली पार्टीज एग्री कर जाएं। आगे, और अगर आपको कोई फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ना मिले तो फिर आप उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। IS 36 अलाउ करता है। आगे, that what the buyer would have paid in an ordinary transaction. प्ले वर्ड में Cost to sell means any associated disposal cost such as legal cost, stamp duty, advertisement, tender cost, etc. और एक्सेट्रा के अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी लिख दीजिएगा। ऐसे ही डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट टू सेल जी। इसके बाद आगे नेक्स्ट वैल्यू इन यूज के बारे में बताएं। अंडरलाइन कीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट। आगे, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट रेट की जरूरत पड़ती है जिसको नॉर्मली डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से बच्चों वाले हाथों हाथ सॉल्व होगा। अबे भाई यूं है यूं, अरे देख के पता चलेगा, चेक करें। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है भाई। वे प्यार से बोल रहा हूं तो भरम करा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज बोल रहा हूं तो ये कर जल्दी से भाई। आंसर सामने ही है, समझ लो, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, सिर्फ डब्बे आपने देखने और आंसर बताना है। कर लिया, वेरी गुड। 4 भी कर ले, 4 भी ऐसे ही है। आप देखें खाली 4 देखें, 4 खाली आप देखें, लिटरली बता रहा हूं, आपका दिल चाहेगा आप कर लेंगे। क्वेश्चन यार देखो, मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 4 देख लो शायद आप क्वेश्चन में 4 देखिए, आपका दिल चाहेगा कि इसको कैसे जाने दें हम, आप कर लेंगे इसके अंदर। आपसे बात नहीं कर रहा सेफ में, आपकी काफ हो चुकी है अभी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में मशीन इंपेयर है या नहीं है? मशीन इंपेयर नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि कैरिंग अमाउंट इज लोअर। अच्छा बताओ, व्हीकल इंपेयर हुआ या नहीं हुआ?
यस सर हो गया है। कितने से? और 20 से। कितने से एम्पेयर हुआ है? और इक्विपमेंट एम्पेयर हुआ या नहीं हुआ है? कितने से हुआ है? 40 से। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, जल्दी से हाथों हाथ देते जाए, शाबाश, आंसर देते जाए। आंसर मशीन ए एम्पेयर हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और मशीन बी एम्पेयर कितने से? 20 से। और मशीन सी एम्पेयर 30 से हुआ है? 20 से हुआ है। 20 से हुआ है। 100 और 120 को कंपेयर करेगा जी। 20 से एम्पेयर हुआ है। 120 इज द कैरिंग अमाउंट एंड 100 इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो उसका मतलब 20 से एम्पेयर हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।